साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अब मैं आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि कोई भी बातें इस चैनल पे हवा में नहीं होती हैं कि ऐसा होता है तो कट ऑफ इस तरीके से जाएगा। तो थोड़ा-सा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे एक अप्रोच होती है, ठीक है? तो उसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा। तो 2-4 बातों को सबसे पहले आप समझ लीजिए। पहली बात ये है कि बहुत डिटेल में अगर किस तरीके से मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ या क्या आईसीएमआर किस तरीके से चीज़ों को डिसाइड करता है, उसके रिगार्डिंग हमने जब पिछले बार का वीडियो बनाया था, 2022 का वीडियो पड़ा होगा, जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देख लेना, वहाँ पे हमने पूरा पोस्टमार्टम करके रखा है कि किस तरीके से लास्ट ईयर की कट ऑफ या 2020, 21, 22 में किस तरीके की कट ऑफ रही है। और हमें किसी भी ईयर की कट ऑफ को एज अ टेम्पलेट लेकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है? तो इन सारी विषय पे हमने चर्चा किया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पर्टिकुलर उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी एफर्ट बचे। अब हम यहाँ पे सीधा श्योर शॉट आईसीएमआर जेआरएफ 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि मतलब एक मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा हो सकता है, जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ तक मेरा रिकॉर्ड भी रहा है कि हमने डीबीटी जेआरएफ का कट ऑफ प्रिडिक्ट किया 2022 में, वो एकदम ट्रू रहा। आईसीएमआर का भी जो मैंने बोला था पिछले साल, वो भी एकदम सही रहा है, ठीक है? और अगर आप एकदम एग्ज़ैक्ट डिजिट पे जाते हैं, तो हाँ, इस बार डीबीटी जेआरएफ में मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, उसके आस-पास रहा, बट एग्ज़ैक्ट सेम नहीं रहा। तो मोर और लेस मैं कहूँगा ये भी मेरा 2023 का प्रेडिक्शन जो है वो सही रहा है। तो यहाँ पे आप बिलीव कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे आपको बताएँगे किस तरीके से आईसीएमआर जेआरएफ 2023 की कट ऑफ होने वाली है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है आईसीएमआर के बारे में। पहली बात ये है कि मेरे हिसाब से 2 चीज़ों को हमें जो ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने ये एक स्लाइड लगाई हुई है। जब ये 2022 का रिज़ल्ट आया है, तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है? उसी को मैं बहुत ही शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ द 98 सेलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट वाइज़ फॉर लाइफ साइंस स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे केवल 98 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अब आप जाके सोचिए कि क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास तो 120 फेलोशिप होती है, तो क्यों नहीं इन्होंने 98 बच्चों को, मतलब 98 स्टूडेंट को क्यों सेलेक्ट किया? क्या वहाँ पे बच्चों के नंबर नहीं थे? तो इसका 2 पॉसिबल आंसर है। पहली बात, तो कोई भी फेलोशिप जितनी बोली जाती है, उसमें से आप प्लस माइनस 20 मान सकते हैं। या तो कभी-कभी वो फेलोशिप जो होती है वो बढ़ भी जाती है, कभी-कभी वो फेलोशिप घट जाती है, चाहे आप किसी का भी उठा लीजिए, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर सभी में होता है। बाकी यहाँ पे 98 कम करने का 2 रीज़न हो सकता है, या तो इनके पास फंड कम रहे होंगे, पहली पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है बेटा कि आईसीएमआर हमेशा कहता है कि उसके जब आप, जैसे मैंने आपको बोला है कि उनके पेपर में आपको मिनिमम 55% स्कोर करना है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं। हालाँकि ये रूल ओबीसी पर भी अप्लाई था, लेकिन शायद 2021 से, हाँ, शायद 2021 में ओबीसी वाले को रूल कम करके 50% कर दिया है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए मिनिमम जो है आपके एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और 50% की बात कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो परसेंट के फॉर्म में आता है। ये 50 नंबर की बात नहीं हो रही है, पहली चीज़। तो 55% नंबर आपको लाना ही लाना है। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपने, मान लो कि जो मैंने पिछली बार भी समझाया था, बहुत ही शॉर्ट में समझ लो, अगर बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, मान लो कि 1000 बच्चों ने पेपर दिया और सारे बच्चों का में जो टॉप किया है, उसका रैंक, उसका नंबर जो आया है वो 54.5% है। ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होगा कि तो आईसीएमआर क्या कहेगा कि मेरे एग्ज़ाम में, मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा क्वालीफाई नहीं किया है, समझ रहे हैं? लेकिन यही पेपर अगर डीबीटी ने कंडक्ट कराया होता या सीएसआईआर ने कंडक्ट कराया होता, तो कहता कि जो मेरा 54.5% नंबर जिस बच्चे ने लाया है, ये मेरा फर्स्ट रैंक होल्डर है। अब बात समझ में आ रही है? तो आईसीएमआर इस तरीके से काम करता है। इसी वजह से जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 98 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो बैरियर को नहीं तोड़ पाए होंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि इनके एंट्रेंस में आपको इनके बैरियर तक पहुँचना है, तभी कॉपी या तभी आपकी रैंक आगे जनरेट होगी।
तो पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार जो फेलोशिप का नंबर है, जब मैंने इसके गाइडलाइंस के बारे में और जब मैंने चर्चा किया था, जब आपकी एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन आई थी, तो मैंने बोला था कि इसकी जो फेलोशिप है वो जेन्युइन 120 होती है, लेकिन इस बार 165 फेलोशिप की गई है। यानी पहले 120 होती थी, अब आपकी 165 फेलोशिप हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा-मोटा देखूँ तो 45 नंबर, जो 45 फेलोशिप है वो इंक्रीज़ की गई है। मतलब 45 जो नंबर ऑफ फेलोशिप है वो 45 इंक्रीज़ हुई है, और 45 कोई छोटी-मोटी डिजिट नहीं है, बहुत अच्छी खासी, मतलब मैं कहूँगा कि एक किसी भी डेटा को मतलब ऊपर नीचे करने के लिए सफिशिएंट है, तो 45 फेलोशिप बढ़ी है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला जो मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन का जो बेस है मेरा ये है कि नंबर ऑफ फेलोशिप जो है वो मेरा इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा जो मेरा बेस है वो ये है कि आपने 2 बार से देखा होगा, पहले तो जेन्युइन आईसीएमआर का एग्ज़ाम जुलाई में ही होता था, लेकिन कोविड के टाइम पर तो सबसे लेस्ट में हुआ था, 4 दिसंबर 2020 को हुआ था। ठीक है? इसके बाद 2021 में और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका सितंबर में शिफ्ट हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला था कि अब आईसीएमआर जो है वो आपका सितंबर में होगा। बट इस बार आईसीएमआर ने झटका दिया और अचानक से फॉर्म रिलीज़ किया। जुलाई के टाइम पर ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और वो भी जेनुइन क्या होता है, ये एग्ज़ाम 20 जुलाई या 21 जुलाई के आस-पास होता था। बट इस बार ये एग्ज़ाम जो था, ये आपका 8 जुलाई को कंडक्ट हुआ। और मान के चलिए कि मैं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, शुरू से भी मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मेरा आईसीएमआर और डीबीटी ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, और मेरा आईसीएमआर और डीबीटी पे मतलब मैंने काफ़ी अच्छा इनके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें होती हैं। बट इस बार मैं भी धोखा खा गया, समझ रहे हैं? तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अच्छे-अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, किसी को नहीं पता था। इवन आप बेसिक में जाएँगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट आईसीएमआर के रिगार्डिंग तैयारी भी नहीं कराता है, आईसीएमआर और डीबीटी ओरिएंटेड। ठीक है? वो आपको मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा कि जहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट केवल डीबीटी और आईसीएमआर ओरिएंटेड है। ठीक है? मतलब ये फैक्ट है, इसमें कोई मतलब, मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। लास्ट के 1-2 महीने में कोई क्रैश कोर्स करा दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है वो आईसीएमआर डीबीटी को कोर मतलब डील करता है, ठीक है? तो मुझे भी नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपका इतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? और इसके होने का मतलब क्या था कि आपका जून में जो था वो आपका सीएसआईआर था। सारी इंस्टीट्यूट, सारे स्टूडेंट जो थे वो जून के सीएसआईआर पे फ़ोकस थे, और 1 महीने में बेटा कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि आप बहुत मतलब चमत्कार कर दोगे। मेरा ऐसा मानना है, हाँ, चीज़ें बदल सकती हैं बट चमत्कार नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी को नहीं पता था कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ये भी एक मेजर फैक्टर है जो कट ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे होता है कि आप सोचोगे कि सर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आपका एग्जाम सितंबर में होता है तो होता क्या है कि क्योंकि मैं बच्चों के बहुत टच में हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि ये जो टाइम होता है, जुलाई का जो टाइम होता है, जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे अपियरिंग में होते हैं बेटा, वो अपने डिसर्टेशन में होते हैं, ठीक है? बात तो समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है? तो वो जो पोटेंशियल स्टूडेंट होते हैं, उन वो क्या होते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे अपने डिसर्टेशन फाइल को कंप्लीट करने में, या अपने मास्टर्स के सेमेस्टर एग्जाम में क्या होते हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में बिजी होते हैं, उतना टाइम चाह के भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है? तो ये एक मेजर फैक्टर होता है, और जब आपका सितंबर में एग्जाम होता है तो मोस्टली मतलब जितने भी आपके अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कोर्स वर्क खत्म हो चुका होता है, मास्टर्स खत्म हो चुका होता है, इवन डिग्री भी अवार्ड हो जाती है। तो एटलीस्ट अगर ये सारी प्रक्रिया अगस्त तक हो जाती है, ठीक है, मिड अगस्त तक हो जाती है, तो भी वो बच्चों को समय मिल जाता है। मतलब जुलाई अगस्त तक उनको मतलब 1.5 महीने का समय उनको मिल जाता है। जुलाई तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और अगस्त सितंबर में वो बच्चे भी जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अच्छी तैयारी करके आपको फाइट दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इस वाले केस में भी थोड़ा-सा लैकनेस रहा। तो मुझे जो लगता है कि अब मैं बात करूँगा कट ऑफ की, तो ये जो 2 मेजर फैक्टर हैं कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ हुई है, एग्ज़ाम की डेट भी आपकी अनएक्सपेक्टेड रही है, जो कि आपका मेजर यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करता हूँ, तो पेपर का लेवल जो मैंने डिस्कशन करते समय भी बताया है कि जो पेपर का लेवल है बेटा, वो मॉडरेट लेवल था। जैसा आईसीएमआर पूछता है वैसा ही पूछा है। अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए थे मेरे प्लेटफ़ॉर्म से, मान के चलिए बहुत सारे, मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको, आपसे जितने भी वीडियो डिस्कशन देखेंगे, अभी आप जाके देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए थे। अब बाकी आप उस टाइम पर जाके भूल जाओ, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जितनी चीज़ें मैंने प्रेडिक्ट की थी, जितनी चीज़ें मैंने बताई थी, क्वेश्चंस आपके वहीं से आए थे। ठीक है? तो मतलब मैं कहूँगा कि पेपर जैसा आईसीएमआर फ्रेम करता है वैसा ही था। अगर मैं डिस्कशन पे जाता हूँ, अगर मैं सेक्शन ए और बी को डिवाइड कर देता हूँ, तो सेक्शन बी में लगभग हम आपको 75 करने होते हैं, और मैंने भी लगभग 100 क्वेश्चन्स आपके आते हैं, 75 करने होते हैं। लगभग यहाँ पे 75 क्वेश्चन्स मैंने आपको डिस्कशन भी कर दिया है, जो मैंने दिखा दिया कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन थे, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है? बाकी 5-10 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया, जो अभी थोड़े से डाउटफुल थे या मेरे ज़ोन के नहीं थे। मतलब भाई मैं भी कोई मतलब क्या बोलते हैं कि सर्वज्ञ थोड़े हूँ कि मुझे भी सब कुछ आता है भाई। कुछ ऐसे भी पार्ट्स
माइक्रोबायोलॉजी के या कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ज़ोन में नहीं है, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी आप प्लस माइनस 5 मान लो, मतलब 80 क्वेश्चन्स आराम से उसमें दिए गए थे, जो आप एक अच्छी तैयारी के साथ अटेम्प्ट कर सकते थे। सेक्शन ए मुझे जेन्युइन लगा, जैसा आईसीएमआर पूछता है, नोबेल प्राइज़ वगैरह से भी इस बार 2 क्वेश्चन्स थे, बाकी जो प्रेडिक्टेड थे, मतलब 25 क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो मैंने अपलोड कर दिया है, तो मान के चलो कि 20 क्वेश्चन तो इसमें करने ही वाले थे। तो अगर मैं मोटा-मोटा मान लेता हूँ, अगर मैं 70 क्वेश्चन बी में मान लूँ और 20 क्वेश्चन इधर मान लूँ, तो 90 क्वेश्चन जो थे इस पेपर में, या 90 नंबर लाने के लिए आराम से किया जा सकता था। और अच्छे स्टूडेंट्स जो भी, एक मतलब कह सकता हूँ कि जिनका बेसिक सही था और अच्छे से सीरियस होके गए थे, उनके जितने भी मैंने समझे हैं, बुझे हैं, उस हिसाब से लगभग बच्चे 80 के आस-पास स्कोर करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो ये मेरा एक है कि मतलब इतने नंबर का पेपर था, और लगभग जो मतलब आपके मतलब जो बच्चे लगे हुए थे तैयारी में और सीरियस स्टूडेंट्स रहे होंगे, या जिन्होंने अच्छे से रिवीजन करके गए होंगे, वो आराम से इतने नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है? तो ये मोटी-मोटी बातें मैंने कवर कर दी है। अब अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो बेटा कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मुझे जो लग रहा है, जैसा कि आप अगर ये कट ऑफ जो आप देखोगे, 62.2% ये जनरल की कट ऑफ थी। ठीक है? ये आपका 2022 का कट ऑफ है। ठीक है? और ये मैंने अपनी वीडियो में बोला था, जाके पिछले बार का वीडियो देख लेना, मैंने बोला था कि कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी। हालाँकि उस वीडियो में मैंने 63 या 64 के आस-पास मैंने प्रेडिक्ट किया था, और मेरे ज़हन में चल रहा था, बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं बोला कि नीचे तक जाएगी, बट वो सिद्ध हुआ था। और यानी कि 75 नंबर जिन्होंने अटेम्प्ट मतलब ना ला रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया था जनरल में। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ सीखने को मिला था कि ऐसा नहीं, कोई एक टेम्पलेट होता है कि आप नेगेटिव करो, बस मिनिमम आपको उतने नंबर जो हैं वो आपको करने चाहिए। ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ इस साल की जो कट ऑफ है, 2023 की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से यहाँ पे बनने वाली है, वो आपका जनरल का 62% है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ें फ्लक्चुएट हुई हैं, तो नंबर ऑफ फेलोशिप भी आपकी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? और पेपर लेवल का जैसा था वैसा ही था, और चूँकि सितंबर में पेपर नहीं हुआ है, तो इसी वजह से ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके कट ऑफ को निर्धारित करेंगी। तो मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ आनी चाहिए, वो आपका 62 परसेंटेज के आस-पास होगा, और कोई भरोसा भी नहीं है कि हो सकता है कि आपको लाइक प्रीवियस ईयर भी देखने को मिल जाए 60% के आसपास। बट हाँ, 60 के नीचे अगर आप हैं, तो थोड़ा-सा आपको मतलब तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं। बाकी होने का तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 62% होगी, ओबीसी की कट ऑफ जो होगी वो 55% लाइक प्रीवियस ईयर, और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ मुझे जो लगता है कि वो अपने बॉर्डर लाइन पे टच करते हुए 55% के आसपास रहेगा। ठीक है? तो ये था मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन। बाकी एससी-एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसी के आस-पास रहेगी। अगर इसके नीचे अगर आपका आ रहा है, नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है? तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी परसेंटेज के फॉर्म में अगर जनरल कैंडिडेट्स में अगर किसी के 65% है, तो वो तो डैम श्योर ही रहे कि उनका तो होना ही होना है, ठीक है? बट जो कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, वो आपको 62% और बहुत ही रेयर केस में आपको 60% तक भी आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। हो सकता है ये सही हो सकता है ना सही हो सकता है आप संतुष्ट हो सकता है ना संतुष्ट हो। जो मुझे लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज़ों को बता दिया है। बाकी और भी डिटेल में जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो निचोड़ यही है कि आपका कट ऑफ इसी के आस-पास होने वाला है, ठीक है? तो देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट आने पर क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।